नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। मैं मौजूद हूं छातम थाना में, जहां पर आज अनूप दत्ता जी, जो संघर्ष आज तक के एडिटर हैं और सोशल वर्कर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है और अंडमान निकोबार फॉरेस्ट मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। ऐतिहासिक भवन है छातम के अंदर, उसको लेकर, जिसको गैरकानूनी तरीके से तोड़ा गया था और इसको जो है अंधेरे में रखा गया था कि किस लिए तोड़ा गया है। पूरी जानकारी हम इसकी जो लड़ाई है, ये जो अनूप दत्ता जी है वो काफ़ी लंबे समय से 2022 से लड़ाई लड़ रहे थे। कागजी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज अंततः इन्होंने जो है कानून का सहारा लिया है और छातम थाना में बाकायदा इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि ये जो इलीगल एक्टिविटी हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। पूरी जानकारी हम अनूप दत्ता जी से ही पूछते हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद। सर बताइए। सर नमस्कार रहमान जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कवरेज में आए। और जैसे कि आपने भी कहा और हम भी ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये 21/11/2022 से शुरू हुई थी। आप लोगों को याद होगा और तमाम अंडमान निकोबार के लोगों को भी, जो पुराने लोग हैं और जो जनरेशन उसके बाद, वो भी सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि ये जो छातम कैंपस है सॉमिल का, ये हेरिटेज का दर्जा दिया गया है इनको। टूरिस्ट भी आते हैं और वहीं पे ठीक गेट के लेफ्ट साइड में बरसों पुराने ओल्ड हेरिटेज एक कैंटीन बिल्डिंग हुआ करती थी। अब उस कैंटीन बिल्डिंग के जो हैं वो उसमें पैडक की लकड़ियों का बहुत तादाद में इस्तेमाल हुआ था उस जमाने से। और आपको पता होगा कि ये जो लकड़ियां हैं ये 500 साल इसकी उम्र होती है, वर्ष। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंडिकेट बनाया। एक सिंडिकेट के तहत बहुत ही आई वॉश करते हुए रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के नाम पे इसको एक एस्टीमेट बनाया, उसको एक वेरिफिकेशन किया गया और रिपेयरिंग मेंटेनेंस के आड़ पे इसको पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया गया। और इसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि डेमोलिशन के लिए जो है कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के, और ये तो खैर हेरिटेज बिल्डिंग थी, तो इसके लिए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अप्रूवल देने की, ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इनके पास होता है। इसके अलावा ये जो है डिपार्टमेंटल कोई भी प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले जो इंस्पेक्शन होता है, इसके लिए कमिटी होती है, कंडेमनेशन कमिटी डेमोलिशन के लिए। तो डिपार्टमेंटल कंडेमनेशन कमिटी जो है, इनकी कोई निगरानी में या इनके रिपोर्ट के आधार पे ये कार्रवाई नहीं हुई। और जो इसमें लकड़ियां निकलेगी, आमतौर पे क्या होता है, इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन होता है ताकि बोली जिसकी ज्यादा होगी वो डिपार्टमेंट को चला जाएगा और उससे डिपार्टमेंट को फायदा है। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने चालाकी की। जो टेंडर इन्होंने कॉल किया, टेंडर के तहत इन्होंने उसमें साफ तौर पे कहा कि जो सैल्वेजेस, जो वेस्ट वहाँ सैल्वेजेस निकलेंगे वो तमाम जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा। यानी इसके आड़ में जो और भी 200 से 250 साल ये लकड़ियां काम आ सकती थी या इस्तेमाल हो सकती थी, इसको एकदम पूरी तरीके से अपने पेट जो है कॉन्ट्रैक्टर, उसको दे दिया गया। तो और वो निकाल भी लिया गया। और उसके बाद मैंने 21/11 मैंने CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर अंडमान निकोबार आइलैंड, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय है, मैंने उनको पत्र लिखा। हालांकि मैंने एंटी करप्शन को भी लिखा था। उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की, लेकिन अप्रूवल CVO का उनको नहीं मिल पाया था। और CBI को भी मैंने कॉपी दी थी। और आखिरकार CVO साहब ने, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर CS साहब है, उन्होंने ये आदेश किया कि इंक्वायरी किया जाए और ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया गया। और मज़ेदार बात है, उसके बाद से एक तरीके से फिर से वायलेशन शुरू हुआ। कानून को, रूल्स रेगुलेशन को दरकिनार करके ताक पे रख दिया गया।
जिनके ऊपर चार्जेस थी, एक्यूज जिसको हम बता रहे थे बार बार कहाँ पे वायलेशन हुआ है, वो जो थे उस वक्त के डीसीएफ थे जिन्होंने अप्रूवल दिया। एसी ही जो इनकम्पिटेंट, मैंने कहा कि वो ये जो वैल्यूएशन जो इन्होंने एक्सपेंडिचर बनाया था, ये इनकम्पिटेंट अथॉरिटी थी जो करीब 27 लाख कुछ अमाउंट का आता है, ये वो नहीं बना सकती थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बनाया और बिल्कुल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के आड़ पे इन्होंने वन सदन से अप्रूवल भी ले लिया। उनको लगा कि रिपेयर और मेंटेनेंस होना है, लेकिन इसके आड़ में बहुत बड़ी साजिश रची गई थी कि इसके आड़ में जो कॉस्टली टिम्बर है इसको निकाल लिया जाए, और निकालते वक्त में और भी कुछ इसके साथ में टिम्बर अगर निकाला जा सके उसको भी निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से पूरे बिल्डिंग को धराशायी किया गया और पूरे तरीके से वायलेशन हुआ। और वायलेशन के बाद में ये कमेटी जो है इंक्वायरी करती रही 2022 और आज देखिए 2024। मैंने लगातार उसके बाद हमें सिर्फ जानकारी प्राप्त होती रही कि इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमने उसके बाद जब हमें जानकारी मिली कि इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने जो है पीसीसीएफ उनको लिखा कि हमें इंक्वायरी रिपोर्ट दिया जाए और एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन आपने क्या लिया। लेकिन उनका कहना था कि सीबीओ के कहने के आदेश के अनुसार हमने ये इंक्वायरी की है, इसलिए हम रिपोर्ट जो है वो सीबीओ को ही जमा कर रहे हैं। तो हमने सीबीओ को लिखा, वो पत्र भी आपको हम दिखाते हैं कि पहला पत्र मैंने सीबीओ को लिखा और क्षमा चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक और साजिश अपने तैयार की थी, जो इंक्वायरी शुरुआत से पहले प्रारंभ से ही इसको खारिज कर दिया जाए और दबा दिया जाए। वो क्या था, उन्होंने एक बड़े मज़ेदार, देखिए मुझे पूरा बंच भेजा गया था पीसीसीएफ के वहाँ से दफ्तर से। यहाँ मेरी ऑथेंटिसिटी, कंफर्मेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ कंप्लेन, यानी कि ये सिग्नेचर मेरे ही है, कंप्लेन मेरे ही है, ये जानकारी ऑथेंटिसिटी चाहिए थी। और बहुत नाटकीय ढंग से देखिएगा, मैंने कहा कि 21/11/2022 को मैंने पत्र लिखा कंप्लेन, उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से उस डेट को बदला है। देखिए 27/5/2022 कर दिया, यानी कि अगर मैं इस डेट के आधार पे ऑथेंटिसिटी मैं दे देता कंफर्मेशन, तो ये खारिज हो जाता कंप्लेन। तो ये चालाकी उन्होंने की और तुरंत उसके बाद मैंने वो नाराजगी जताई और मैंने ये पत्र उनको लिखा दोबारा कि मैं इससे बड़ा आहत हुआ हूं कि मेरा जो पत्र था कंप्लेन 21/11/2022 का था, तो आपने क्यों उसको 27/5/2022 किया। उसके बाद उनको समझ आया और मैंने उनको कहा कि 15 दिन के भीतर आप हमें जवाब दीजिए कि ये चालाकी आपने क्यों की, वरना मैं आगे अथॉरिटी के पास अप्रोच करूंगा, उनके पास शिकायत दर्ज करूंगा कि आप लोगों ने ऐसे काम किया है। तो उसके बाद उन्होंने उसको ठीक किया और फिर से कंफर्मेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ कंप्लेन मुझे दिया, जिसके बाद मैंने उनको कंफर्म किया कि यस, ये जो है ये करेक्ट है, ये मेरे कंप्लेन है। और ये डिले होता गया। देखिए 2022-2024 2 साल किसी यहाँ इंक्वायरी के लिए लगा। और उसके बाद मैंने लिखा चीफ सेक्रेटरी महोदय को लिखा कि मुझे ये कॉपी दिया जाए, जो एक्शन लिया गया है, इंक्वायरी कंडक्ट हुआ है, इसका मुझे दिया जाए। लेकिन 2 बार पत्र लिखने के देखिएगा, 7/11/2023 मैंने सीवीओ साहब को लिखा कि रिक्वेस्ट करते हुए कि डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे दिया जाए और एक्शन टेकन, इस पर क्या कार्रवाई हुई है वो दिया जाए। लेकिन इसका कोई ठोस जवाब
मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर उनको लिखा कि मुझे री रिक्वेस्ट आप बोल सकते हैं। फिर से मैंने लिखा 3/1/2024, ये देख सकते हैं 2024, लेकिन अभी तक इसकी भी कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और इससे साफ पता चलता है कि उक्त जो भी जिनको एक्यूज्ड बनाया गया है और जिनके ऊपर ये इंक्वायरी चली है, उनको साफ तौर पे बचाना चाहती है, क्योंकि उसमें नाम एक डीसीएफ उस वक्त के नवीन कुमार जी का आ रहा था, और जिन्होंने अप्रूवल दिया, और लकड़ियां जिनके वक्त में वहां से अप्रूवल मिली थी, कुछ दिनों के चार्ज में आए थे, वो मिस्टर AK पॉल थे, डीएफओ, वो चार्ज में थे। उस वक्त में कहा जा रहा है वो लकड़ियां बाहर निकली, तो उनके भी नाम उसमें शामिल किया गया है, कहा जा रहा है इंक्वायरी रिपोर्ट में। लेकिन और ये ऐसे ही जो कह सकते हैं सरगना मास्टरमाइंड है, और इनके पूरे जॉब के दौरान जहां जहां भी ये पोस्टिंग रहे हैं, ऐसे ही डीएफओ डीसीएफ को बरगला के या कन्विंस करके ये तमाम काम को, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दिया करते थे, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे पास इस वक्त में मौजूद है। और एक तरीके से ये बचाना कहाँ तक सही है, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट किसको बचाने के लिए मुझ तक नहीं पहुंचाया जा रहा है या मुझे नहीं दिया जा रहा है, ये अब आखिरकार मैं बेबस होकर अब लीगल एक्शन पे आया हूं। और इसीलिए आज जो है चाथम थाना में ये मैंने कंप्लेन रजिस्टर की है, और कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए और एफआईआर किया जाए उन तमाम लोगों के ऊपर जो इसके लिए दोषी है। और खास करके ये जो 3-4 लोग हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनको ये मिला है। और मजेदार बात है कि इतने बड़े एलिगेशन, हेरिटेज बिल्डिंग का डेमोलिशन, आप सोचिए, बावजूद इसके एलिगेशन लगने के बाद वो एसी जो असिस्टेंट कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर जो सलामा मैथ्यू जो उस वक्त के थे, और उनको पनिशमेंट नहीं दिया गया, उनको रिवॉर्ड दिया गया। कैसे, मैं बताता हूं कि एंटायर जो इंक्वायरी चली, उनको उसी पद पे बिठा करके, उसी कुर्सी पे बिठा करके इंक्वायरी की गई, और वो लगातार कागजों से छेड़खानी करती रही। और अब कहा जा रहा है कई दस्तावेज जो है वहां से गायब है, फाइलें गायब है, रजिस्टर्ड गायब है, जो रजिस्टर्ड होते हैं वो गायब है। और उसके बाद उनके ऊपर उनका आशीर्वाद हुआ वन सदन का और यहाँ के डीसीएफ का, उनको चॉइस ट्रांसफर दिया गया, जो इस वक्त में वो वाइल्ड लाइफ में है। आप सोचिए, चाथम से इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के बाद, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट के इल्जाम लगने के बाद, उनको केवल चाथम से, वो भी इंक्वायरी खत्म होने के बाद, वहां से उठा करके यहां डाला गया, चॉइस ऑफ ट्रांसफर दिया गया। और वहीं पे मैं बताऊं, एक वास्तविक घटना है, वही एक मजदूर जो ड्यूटी आवर्स में अपाहिज होता है, एक्सीडेंट होता है बकुल तला का, और उसके पैरों में 2017 से लेकर आज तक प्लेट लगी हुई है, उसको जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है टॉर्चर करने के लिए। और वो रिक्वेस्ट करके थक गया है कि मुझे जो है, मेरे पैरों का हाल ये है, 2.5 साल मेरे रिटायरमेंट के बाकी है, मेरी पत्नी बीमार है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, मुझे उनका भी देखभाल करना पड़ता है, तो मुझे घर के पास के जहाँ पे मैं इस वक्त में पोस्टिंग है मेरी, वहीं पे रखा जाए। लेकिन वहाँ के डीएफओ एडमेंट हैं उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके लिए रूल है। लेकिन यहाँ देखिए रूल की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई। सर, हम जानते हैं आपके बारे में कि आपने बहुत सारे मजदूरों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है। इस मामले में आपका अगला कदम क्या होगा सर? देखिए, अगला कदम कंप्लेन केस के लिए हमने दे रखी है,
अब हमने यहाँ पे एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट किया है कि एफआईआर किया जाए, और जो इनको रिवॉर्ड मिला है, ये मैडम जी को जो पनिशमेंट के बजाय उनको रिवॉर्ड दिया है। एक डीएफओ जिस पे इल्ज़ाम था, उनके वक्त में लकड़ियाँ निकली है, उनको रिटायरमेंट कर दिया गया और रिटायरमेंट हो गए हैं बाकायदा। और कहा जा रहा है, अभी तक दस्तावेज हमारे पास नहीं है कोई प्रमाण, कि उनके पेंशन को रोका गया है, जो कि वो चाहेंगे तो कुछ दिनों बाद में, कुछ महीनों बाद, डिपार्टमेंट के आपसी बात है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। एक आई वॉश कह सकते हैं इसको। और जो उस वक्त के डीसीएफ थे, जिन्होंने अप्रूवल दिया था रिपेयरिंग मेंटेनेंस के आड़ पे इसको डेमोलिश कर देने का, उनकी आंखों के सामने जो हुआ, वो उनको अब प्रमोशन दे करके कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी सीएफ बना दिया गया। यानी डीसीएफ से प्रोमोटेड होके सीएफ हो गए। अभी उनकी पोस्टिंग इस वक्त में गोवा में है। आप सोचिए कि किस बात की ट्रांसपेरेंसी है। और ये जो दम भरते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसियां, ये क्या कर रही है? ट्रांसपेरेंसी और कानून का शासन है। ये क्या कानून का शासन है? इस पर शक पैदा होता है कि आपके ऑफिसर हैं, आपके कुटुंब के हैं, आप इसको बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन एक मजदूर, आप इस चाथम, सामने ही जो चाथम सॉमिल है, अब चाथम सॉमिल से कोई मजदूर एक पास लेकर भी अगर किसी की मैयत पे शामिल होने निकल जाए, कहीं शरीक होने में निकले, तो उसको हजारों पूछताछ की जाती है। मेमो दिया जाता है कि इतने देर में, आधे घंटे में वापस क्यों नहीं आया, वापस आना जरूरी था, नहीं आए, इसीलिए मेमो दिया जा रहा है। शादी ब्याह, अपने अपनों के शादी ब्याह, कोई त्योहार में, किसी में, वो गेट पास लेके निकलता है, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है, उसके लिए मेमो का रिप्लाई देना पड़ता है। लेकिन इन साहबों को कोई चीज के लिए देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ही कुटुंब के हैं और इनके माताहात जिसको कहते हैं, ये सब अपने ही लोग हैं। इसीलिए लगातार बचाया जा रहा है इनको, वरना 2 साल लगते हैं एक्शन लेने पे। और अगर आप जेन्युइन हैं, आप, मैं तो यही सवाल पूछूंगा, सीएस साहब से भी पूछूंगा, जो सीवीओ है उनसे भी पूछूंगा, और या अधिकारियों से भी पूछूंगा, अगर आप साफ सुथरे हैं, आप करप्ट आदमी को और जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, आप फेयर जस्टिस करते हैं, आप फेयर एक्शन लेते हैं, तो आपको किस बात का डर है कि आज तक मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दिया गया? क्योंकि और इससे एक और महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट आज तक जमा नहीं की गई। चार्जशीट नहीं दी गई क्योंकि उनको पता है कि चार्जशीट जिस दिन जमा होगी उसी दिन इनको अरेस्ट करना होगा या करना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया के चलते। इसीलिए आज तक चार्जशीट नहीं दी गई, आज के डेट तक। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से माखौल उड़ा रहे हैं, सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं कि बचाने को आ जाए तो प्रशासन या अधिकारी, डिपार्टमेंट अपने लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं, और अगर मारने पे आ जाए एक गरीब मजदूर की नौकरी भी किस तरीके से खा सकते हैं, हैरेसमेंट कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं। और इसीलिए मैं उस मंत्र को लेके चला हूं। देखिएगा, मेरे साथ में कोई भीड़ नहीं है, मैं यहाँ पे कंप्लेन देने के लिए आया या फाइल करने आया, मैं यहाँ पे एफआईआर के लिए आया। मैंने कोई झुंड या भीड़ मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि मुझे गुरुदेव जी का, रविंद्रनाथ टैगोर के वो वाक्य याद आते हैं कि जोदी तोर डाक सुने क्यों ना चले तो बे अकेला चलोगे। यानी कि आप अपने लक्ष्य में अकेले बढ़िए, लोग साथ जुड़ते चलेंगे। अब देखना है कि किस तबके से ये आवाज उठती है कि इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज चल रही है। और ऐसा डिपार्टमेंट, आप सोचिए कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास उतने लैंड नहीं है जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हैं। और वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भीतर में हर जगह आपको करप्शन मिलेगा, अराजकता मिलेगी। हर जगह फॉरेस्ट लैंड, रेवेन्यू लैंड एनक्रोच होते हुए देखा है। अभी एकड़ पे एकड़ आपके फॉरेस्ट लैंड एनक्रोच हो रहे हैं। वहां के कंसर्न डीएफओ, डीसीएफ, जो भी कह लीजिए, सब खामोश है, किसी को नहीं दिख रहा है।
और इस तरीके का कार्रवाई इलीगल एक हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ना, इस पे अभी तक ठोस कदम क्या उठाया गया इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए मजबूरन मुझे अब थाना और उसके बाद कोर्ट, यहाँ कामकाज को देख करके, इंक्वायरी के तरीके को देख करके ये डिले, ये जानबूझकर डिले करना ताकि अब अगले महीने ये एसी जो है असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सालम्मा मैथ्यू, जिनका नाम और जिक्र किया मैंने इसमें कि ये सरगना है, ये ही ब्रेन वॉश करके कन्विंस करके ये तमाम चीज़ों को करवाने में माहिर है, और ये जो है अगले ये महीने अब रिटायर जा रही है। एक रिटायर जा चुका है, एक रिटायर जा रही है और एक को प्रमोशन मिल गया है डीसीएफ से सीएफ, यानी कि सजा के बदले तमाम लोगों को रिवॉर्ड और सेफ पैसेज दे दिया गया है कि आप निकल लो सेफली। और कैसे वो निकलते हैं, अब यहाँ पे मैंने दिया है कंप्लेन, एफआईआर के लिए कहा है, एफआईआर होगा या नहीं होगा, कंप्लेन केस के लिए दे रखा है, कंप्लेन केस रजिस्टर करने के लिए। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको कैसे सजा दिलाया जा सकता है, इस पे मेरी पूरी फोकस रहेगी और मैं अंत तक देखूंगा कि इनको सजा प्राप्त हो और सजा मिले और कानून की जीत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें इस तरह की खास जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको जीत मिलेगी और आपके लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह से अनूप दत्ता जी ने एक नेशनल हेरिटेज के गलत जानकारी देकर उसको डेमोलिश करने के बारे में हमें बताया और बहुत सारे करप्शन के बारे में हमें बताया जो अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है। ऐसे ही जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।